हम्म, तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे 1,50,000 है और ये 5 ईयर ओल्ड है। रिमेनिंग डेप्रिसिएटेड मतलब टोटल मिला के 15 ईयर का हुआ, और 1,50,000 डिवाइड बाई 15 करोगे तो 10,000 का। और ये टैक्स पर्पज़ के लिए, हमें टैक्स के लिए कंसिडर करना है, ना कि बुक वैल्यू के लिए। देखो, अगर मैं न्यू मशीन लेता तो 2,20,000 की पड़ती, लेकिन वो 1,70,000 की पड़ रही। तो मतलब कि 1,70,000 की, तो ओल्ड मशीन कितने में बिक रही है तुम्हारी? कम से कम 50,000 में बिक रही है। ओल्ड मशीन 50,000 में बिक रही है, लेकिन अभी ओरिजिनली परचेज़ की थी मैंने 1,50,000 की, और अभी तक उसका डेप्रिसिएशन लग के 50,000, मतलब वो ओल्ड मशीन 1,00,000 की, मतलब 50,000 की अब बिक रही है। तो मतलब क्या होता है, 50,000 का लॉस हो रहा है एक तरीके से तुमको। तो 50,000 का तुमको लॉस हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये मान लो कि 2,20,000 माइनस 50,000 में बिकी ये, और तुम्हारा 30,000 का एक क्या होता है, वर्किंग कैपिटल भी आ रहा है, नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि तुम्हारा 30,000 वर्किंग कैपिटल आ रहा है। तो मतलब शुरुआत में भी ऐड होगा, और CF80 जब, मतलब CF80 में नहीं, जो ईयर एंड में ऐड होता है, ईयर एंड के ऐड होता है, ईयर एंड में। ठीक है, यहाँ पे तुम ना अमाउंट गलत लिख रखे हो, मैं बता दे रहा हूँ करेक्ट। ये सब तुम उल्टा पुल्टा करके रखे हो। देखो, वर्किंग कैपिटल ठीक है, न्यू मशीन इतने में, ओल्ड मशीन यहाँ पे आएगा, मतलब इन सबको करोगे तो 2,00,000 आएगा। 2,00,000 मतलब तुम्हारा, तुम कम में बेच रहे हो, मतलब एक तरीके से तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो तुम्हारा टैक्स सेव होगा। टैक्स सेव होगा मतलब आउटफ्लो क्या होगा, कम होगा। तो आउटफ्लो को तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, मतलब 17,500 को माइनस करोगे तो 182,500 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, डेप्रिसिएटेड 10 ईयर, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, मतलब न्यू की भी कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है। अगर 1,50,000 का 10,000 रुपये कर दोगे, मतलब 5,000 तो हो गई है, और ये पूरी लाइफ 10 है, तो ओल्ड की भी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, क्योंकि 5,000 तो वो पहले ही से डेप्रिसिएटेड होगी, और 10,000 डेप्रिसिएट हो जाएगी, तो वो नील हो जाएगी। देखो, यहाँ पे लिखा है द मैनेजमेंट एंटिसिपेट दैट नेट वर्किंग कैपिटल इतना है। ठीक है, और ये बोला इंक्रीज बाई, जिससे रेवेन्यू 60,000 से बढ़ रहा है, तो इंक्रीमेंटल क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। और क्या होता है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,00,000 से 2,20,000 हो गया, मतलब 20,000 से वो और बढ़ गया, तो 20,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तुम्हारा EBIT आ जाएगा। अब EBIT में से डेप्रिसिएशन लेने का, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ भी चीज़ इंक्रीमेंटल ध्यान में रख के करना, नहीं तो गलत हो जाएगा सब। यहाँ पे देखो गलत कर दियो, इंक्रीमेंटल ओल्ड कितना है, 10,000 है, और 2,00,000 कितने का था वो, ओरिजिनली तो 2,20,000 का था ना। तो 2,20,000, ऐसा नहीं कि ओल्ड में से माइनस करके जो बचा उस पर ऊपर डेप्रिसिएशन, नहीं, ओरिजिनली तो वो 2,20,000 का था। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 22,000, तो 12,000 का ये। तो EBIT में से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो EBT हो गया, उसमें से टैक्स माइनस चला जाएगा, फिर उसके बाद से डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, फिर ये। और अभी वर्किंग कैपिटल भी है, और सैलवेज तो ज़ीरो है, तो वर्किंग कैपिटल तो आएगा ही, जो 30,000 का है वर्किंग कैपिटल, जो तुम यहाँ पे जोड़े थे। और ये चीज़ यहाँ पे ये 1 से 10 तक का है, और 0,18,2,500 है, तो हो जाएगा ये। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मशीन न्यू मशीन को, और ये 60 लाख की कॉस्ट हो रही है। तो पहले पहले जो 80,000 का यूनिट बनाती थी, अब वो 1,00,000 का यूनिट बना रही है। मतलब कि क्या हो रहा है, 20,000 यूनिट क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज़ हो जा रहा है, 20,000 यूनिट इंक्रीज। और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 200 यूनिट है, उसकी सेलिंग प्राइस इतना है 200, जिसमें से एग्जिस्टिंग मशीन की जो कॉस्ट पहले आ रही थी वो 173 पर यूनिट आ रही थी, अब 148 पर यूनिट आ रही है। तो कितना कॉस्ट कम हुई है, कितना कॉस्ट कम हुई है कैसे पता, ऐसे डायरेक्ट माइनस मत कर देना कि 173 माइनस 148। तो पहले 173 को इंटू 80 से 1000 से मल्टीप्लाई करना, और 148 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई करना, और फिर माइनस करना। यहाँ पे तुम मिस्टेक किए हुए थे, तो ये गलती मत करना वापस से। और जो सेल्स इंक्रीज़ हुई है, वो इंक्रीज सेल कितनी है, 20,000 इंटू 200 कर दोगे। इंक्रीज़ इन ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब 173 को 80,000 से मल्टीप्लाई, 148 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई, उसमें माइनस करके, जैसे इस तरीके से माइनस करके दिखा दोगे।
देखो ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन ये फॉर अकाउंटिंग है, मतलब बुक वैल्यू का है, और बुक वैल्यू को तो कंसीडर करते नहीं है। और ये बोल रहा है फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर द टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस से क्या हो गया, पूरा का पूरा डेप्रिसिएटेड हो गया। टैक्स पर्पस से पूरा का पूरा डेप्रिसिएटेड हो गया, तो मतलब ओल्ड क्या है यहाँ पे, नील है। ओल्ड यहाँ पे क्या है, सॉरी, ओल्ड यहाँ पे क्या है, नील है। ओल्ड क्या है यहाँ पे, ओल्ड नील है यहाँ पे, ओल्ड यहाँ पे नील आएगा। फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर द टैक्स पर्पस। तो मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल की। या न्यू मशीन हैज़ बिन एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 2,50,000। 2,50,000 मतलब 60 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दोगे, क्योंकि ओल्ड मशीन एक्सेप्ट कर रहा है न्यू मशीन के साथ साथ। न्यू मशीन ले रहा है तो कह रहा है कि ओल्ड भी दे दो 2,50,000, तो 60 में से कम हो जाएगा। उतना पैसा उतना पैसा वो तुमको देगा नहीं, उतना पैसा एक्सेप्ट दी ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन हम उसको दे देंगे 2,50,000, वो हमको दे देगा, मतलब कि 60 लाख का वो कम करके दे देगा मशीन, इसका मतलब ये है। तो फिर मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन क्या है, 1,50,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 35 आफ्टर 5 ईयर। ओल्ड मशीन टू द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन टूडे इज़ 1,50,000। अब बताओ मार्केट प्राइस लोगे कि ये 1,50,000 लोगे कि 2,50,000, हमेशा जो ज़्यादा होता है उसी को कंसीडर करोगे। एंड इट एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 आफ्टर 5 ईयर। लेकिन टैक्स के रिगार्डिंग ये तो पूरा एग्जिस्टिंग मशीन पूरी नील हो चुकी है। न्यू मशीन हैज़ 5 लाख एंड सैलवेज वैल्यू 2,50,000 एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन। टैक्स के ही पर्पज़ को देखते हैं, तो सैलवेज वैल्यू नील है। और ये बोल रहा है 2,50,000 की सैलवेज वैल्यू न्यू की है, तो न्यू की कितनी है, 2,50,000 की सैलवेज वैल्यू, ठीक है। टैक्स उसके हिसाब से तो ये नील है, लेकिन 35,000 आफ्टर 5 ईयर, तो 35,000 आफ्टर 5 ईयर तुमको तब भी मिल जाएगा, लेकिन वो फुल्ली डेप्रिसिएट हो गई है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन तब भी तुमको 35,000 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 तब भी तुमको मिल रहा है, तो इसका मतलब तुमको क्या हो रहा है, या फ़ायदा हो रहा है 35,000 का, 35,000 का तुमको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लास्ट के एंड में भी टैक्स सेव हो रहा है और एंड शुरुआत में भी। शुरुआत में क्या बोल दिया है, शुरुआत में ये बोल दिया है ये फुल्ली डेप्रिसिएटेड हो रही है फॉर द टैक्स पर्पस। इसकी कोई बुक वैल्यू है ही नहीं, ये फुल्ली डेप्रिसिएट हो रही है। और इसको ना तुम 2,50,000 में ये ओल्ड वाला मशीन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो कंपनी मतलब ओल्ड वो जीरो डेप्रिसिएटेड तब भी वो 2,50,000 दे रहा है, तो मतलब 2,50,000 तुम्हारा एक तरीके से फ़ायदा हो गया। टैक्स पर्पस से तुम्हारी नील थी। बुक वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 2,50,000, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2,50,000 पे तुम्हारा सेव होगा टैक्स। और तुमको 35,000 लास्ट में मिल जा रहा है, तो वहाँ पर भी तुम्हारा टैक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब तुमको टैक्स देना है, तो तुम्हारा क्या होगा, आउटफ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इनफ्लो क्या हो जाएगा, तुमको टैक्स देना है, तो मतलब इनफ्लो तुम्हारा कम हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए 36,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये 5 साल का इंक्रीमेंटल जैसे बता दिए हैं कि इसका अलग अलग से हो गए, वहाँ पे घजमच हो गया था, तो इसका अलग अलग से करके फिर माइनस करोगे। इनकम टैक्स 40% है एंड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। पे लिख रहा है कि बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड ऑर्डिनरी इनकम फॉर द टैक्स पर्पस। जो प्रॉफिट हो रहा है वो टैक्स पर्पस के लिए भी होगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल
ऑफ द कंपनी इज़ 15%, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर बता रहा है 15%। तो सिंपल है, ये कर लिए। फिर उसके बाद से मतलब इन दोनों को अलग अलग करके माइनस करोगे तो 9,60,000 आएगा, तो 9,60,000 माइनस कर दिए। फिर उसके बाद से क्या होता है, डेप्रिसिएशन आता है। तो डेप्रिसिएशन की क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन वो भी क्या, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लोगे, ध्यान से रहे। तो पहले का क्या है डेप्रिसिएशन, जैसे कि न्यू का है, न्यू का 60 लाख की कॉस्ट प्राइस है, माइनस सैलवेज वैल्यू कितना है, 2,50,000 है, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे। और ओल्ड की तो क्या है, ओल्ड की तो नील है, डेप्रिसिएशन कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए 11,50,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 11,50,000। तो ईबीआईटी में से डेप्रिसिएशन गया, ईबीटी उसमें से टैक्स हटा दोगे, फिर उसके बाद से ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सीएफएटी हो जाएगा। ये 1 से लेकर के 5 साल तक होगा, तो 1 से लेकर 5 साल तक ज़ीरो का ये आ गया, और सैलवेज वैल्यू यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे माइनस का साइन लगाना कर दिया, और फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दोगे, हो गया। ये सोचोगे कि यार 2,50,000 जो यहाँ पे सैलरी वाली हुई है, इसमें तो कोई, ये 2,50,000 आई है, तो इसमें तो कोई, जो यहाँ पे न्यू की थी इसमें तो कोई गेन या लॉस तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से माइनस किया सैलरी वैल्यू 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो इसकी वैल्यू 2,50,000। और अगर 5 साल तक घटाओगे तो जो बची रहेगी वो 2,50,000 ही बची रहेगी। तो ये करके तुम देख सकते हो, क्योंकि जो सैलवेज वैल्यू रहती है तो एंड में जो कॉस्ट माइनस जो सैलवेज वैल्यू करते हो, या जो भी तुम माइनस करते हो, तो उतनी ही वैल्यू बची रहती है लास्ट में। देखो यहाँ पे तुम एक गलती कर दी है, यहाँ पे 236,000 नहीं आएगा, ये अभी पता चल रहा है। देखो इसीलिए रिवीजन का फ़ायदा होता है। 35,000 का 40%, तुम्हें 35,000 फ़ायदा हुआ, 40% टैक्स लगा, तो 40% टैक्स लगा तुम्हारा, तो 14,000 का टैक्स लगा, तो तुम्हारा बचा कितना, बचा तो तुम्हारा 21,000 ना, तो वो 21,000, आपकी जेब में बचता कितना, 21,000। तो 2,50,000 में से 21,000 माइनस करोगे, 2,50,000 में 21,000 माइनस करोगे, तो तुम्हारा 35,000 का फ़ायदा हुआ, 14,000 का तुमने क्या कर दिया, टैक्स दे दिया, तो तुम्हारे पास बचा तो 21,000 रुपये ना। और सैलरीज वैल्यू क्या होता है, बचा ही निकालते हैं ना, जो बचा रहता है एंड में। तो 21,000 माइनस इंक्रीमेंटल निकालना, तो 21,000 माइनस 2,50,000 कर दोगे, तो 229,000 आएगा। ये 236,000 गलत है। देखो सैलवेज क्या है, ग्रेटर देन डब्ल्यू डी नील है, और सैलवेज कितना है, 35,000 है, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, तुमको फ़ायदा हुआ है, इसीलिए तो उस पर ऊपर टैक्स लगा है, और तो 21,000 आया है, और फिर 229,000 इंक्रीमेंटल निकाल दो, तो इंक्रीमेंटल सैलवेज। देखो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स, देखो एसएलएम पे, एसएलएम क्वेश्चन इज साइलेंट, तो एसएलएम मेथड यूज़ करोगे तो एसएलएम पे कभी ब्लॉक ऑफ एसेट्स नहीं लगेगा, लगेगा जब डब्ल्यूडीवी होता है, जब ना उसमें सिर्फ ब्लॉक, एक ही ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, सिर्फ वही ब्लॉक ऑफ एसेट्स है। और अगर अगर वो जो डब्ल्यूडीवी आ रही है, मतलब डेप्रिसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू अब वही एसेट्स है, कोई नया डेप्रिसिएशन, कोई नया एसेट्स उसे परचेस नहीं कर रहे हो, वही ओल्ड वाला है। ओल्ड वाला की जो डब्ल्यूडीवी आ गई, मान लो कि डब्ल्यूडीवी आई 3,56,000, और वो सोल्ड हो रहा है 3 लाख में। सैलवेज मतलब एक तरीके से मान लो सोल्ड हो रहा है वो 3 लाख में, तो मतलब 56,000 तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो तुम्हारा 56,000 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तुमको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो तुम्हारा 56,000 लॉस हो रहा है, तो 56,000 के ऊपर तुमको क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और टैक्स बेनिफिट मतलब कि वो एक तरीके से कैश इनफ्लो कंसीडर होगा, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारी थी 3,56,000 की, और तुम्हें सोल्ड हो जा रहा है
4 लाख में, तो मतलब कि 44,000 का तुम्हारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया तो मतलब तुमको 30% क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब जिससे कि क्या होगा, तुम्हारा आउटफ्लो तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारा आउटफ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मोर देन वन एसेट्स है, मतलब मान लो कि एक ब्लॉक थी और एक मशीनरी और ख़रीद ली, तो मतलब अभी तो वो क्योंकि एक मशीनरी आ गई तो वो तो चलेगी, कंटिन्यू होगी, या मोर देन वन मशीनरी है। तो अगर अगर उसका WDV 3,56,000, WDV इन द सेंस मतलब कि 4 और पाँचों मशीनरी का WDV। मान लो कि तुम्हारा एक ब्लॉक आ रहा है, उसका 5 साल का WDV निकालो 1 लाख, और 1 लाख की और मशीन ख़रीद ली, तो 1 लाख प्लस 1 लाख हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, वो मान लो 2 लाख मतलब हो जाएगा। तो 3,56,000 और सैलवेज वैल्यू है कितना है, 3 लाख। तो मतलब कि तुम्हारा एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन टैक्स बेनिफिट किस पे होगा, डेप्रीसिएशन पे होगा। तो मतलब कि उसमें से माइनस करोगे, फिर जो वो आएगा वो तुम डेप्रीसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, और तब तुमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तब तुमको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मान लो तुम्हारा 1 लाख बचा हुआ था, 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 2 लाख और वो सोल्ड हो रहा है तुम्हारा, 2 लाख है, WDV 2 लाख आई है और सोल्ड हो रहा है, तो मान लो कि तुम्हारा 1 लाख में सोल्ड हो रहा है। तो जो 1 लाख बचा, मान लो 50,000 में सोल्ड हो रहा है, तो जो 2,50,000 बचा, अब उस पर तुम ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, उस पर तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और फिर उस पर तुम टैक्स बेनिफिट लोगे। तो और वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन क्या कर देता है, वो अमाउंट को कम कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, टैक्स बेनिफिट आ जाता है। लेकिन अगर सैलवेज वैल्यू ज़्यादा रहती, मान लो तुम्हारे एग्जांपल में वो 2 लाख था, सैलवेज वैल्यू तुम्हारी 3 लाख हो गई, तो वो क्या होगा, तो वो नॉर्मली चलेगा, उसका कोई वो नहीं होगा, वो कोई डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। उस WDV से ज़्यादा बेच के आया हो तो डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं रही, तो बात ही नहीं है उसकी। मेरे पास क्या थी, एक पहले मैन्युअली ओल्ड मशीन थी, अब ऑटोमेटिक लेकर के आ रहा हूँ। तो वो क्या होता है, फुल्ली डेप्रिसिएटेड है टैक्स पर्पज़ के लिए, मतलब उसकी कोई WDV ही नील है एक तरीके से उसकी। अब WDV से तुम ज़्यादा में तुम सैलवेज वैल्यू लास्ट में बेच रहे हो, तो तुम्हारा एक तरीके से वो फ़ायदा है। या तुमको कंपनी तो जिससे तुम खरीद रहे हो, दुकानदारी 1 लाख में उधार ले रहा है या 2 लाख में, तो 2 लाख तुम्हारा फ़ायदा है एक तरीके से। तो बट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ 2,40,000 ऑन 31 मार्च। लेकिन बुक वैल्यू मतलब अकाउंटिंग वैल्यू उसकी 2,40,000 है ओल्ड मशीन की। इट बिकम अ कॉस्ट प्रॉब्लम ब्रेक डाउन इन इट हैज फेल्ट 30,000 सोल्ड एट मार्केट एट प्रेजेंट। 30,000 सोल्ड कर सकते हो मार्केट पे। इट विल बी नो रिलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर। कोई रिलाइजेबल मतलब सैलवेज वैल्यू, वैसे तो सैलवेज वैल्यू नीली थी, तो मतलब फुली डेप्रिसिएटेड फॉर सेक्ट, तो WDV उसकी नील है, तो मतलब सैलवेज वैल्यू भी एक तरीके से उसकी नील हो गई। और क्या कह रहा है, द कंपनी हैज़ ऑफर 1 लाख फॉर दी ओल्ड मशीन। मतलब अभी बेचोगे मार्केट में तो 30,000, लेकिन वही दुकानदार कह रहा है कि मैं इसको 1 लाख रुपए में ले लूँगा, तो ऑब्वियसली तुम जो ज़्यादा होगा उसी पे तुम जाओगे, 1 लाख पे दे देगा उसी को ना बेचोगे, तो 1 लाख वाले पे जाओगे, तो तुम क्या करोगे, 1 लाख। और जो नई मशीनरी है वो क्या है, 4,50,000 की है, तो 4,50,000 में तुम 1 लाख तो पहले माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद जो न्यू मशीन की सैलवेज वैल्यू क्या आता है, 35,000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यू मशीन की 35,000 सैलवेज वैल्यू आ जाएगी। और वो ओनली मशीन इन दी ब्लॉक ऑफ दी एसेट्स, ओनली मशीन थी, लेकिन तुम न्यू मशीन ले लियो, तो मतलब एक तरीके से यह मोर देन वन एसेट्स वाला हो गया। और डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना, 7.5 है, फॉर दी टैक्स WDV से लगा रहे हो, तो मतलब ब्लॉक ऑफ दी एसेट लग जाएगा। और टैक्स फुल्ली डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये तो अकाउंटिंग वैल्यू है, तो इसको तो कंसीडर करोगे नहीं, इसको कंसीडर नहीं करोगे। तो तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए रहता है EBIT तक तो चाहिए रहता है,
या तो तुमको सेल्स चाहिए रहता है वहाँ तक जाने के लिए, तो तुम क्या कर दोगे, ये तो गलत है, तो इसमें तुम पहले प्लस कर दोगे, तो तुम्हारा पीबीटी या ईबीआईटी आ जाएगा, और ईबीआईटी आ जाएगा, और फिर तुम उसका इंक्रीमेंटल ईबीआईटी निकाल लोगे। तो उसका इंक्रीमेंटल ईबीआईटी निकाल लोगे। इंक्रीमेंटल ईबीआईटी उसका कितना आ रहा है, 80,000 का इंक्रीमेंटल ईबीआईटी आ रहा है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल ईबीआईटी के बाद उसका तुम डब्ल्यूडीवी से निकाल लो। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक से लेकर के 10 तक एक ही चीज़ चल रहा है, तो मतलब 1 1 2 3 ऐसे कॉलम करके तुमको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक साल में डेप्रिसिएशन चेंज होता जा रहा है, तो वैसे करके तुमको कॉलम बनाने पड़ेंगे। फिर उसका डेप्रिसिएशन तुम माइनस कर दोगे, और इसका सम सिंपल सा है कि माइनस इज इक्वल टू दबा दोगे तो आते जाएगा। तो फिर डेप्रिसिएशन तुम इसको माइनस कर दोगे, फिर उसके बाद तुम फिर ईबीआईटी से ईबीटी हो जाएगा, फिर उसके बाद टैक्स माइनस कर दोगे तो ईएटी हो जाएगा, फिर उसके बाद टैक्स को डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे तो सीएफएटी निकल जाएगा। सीएफएटी के बाद तुम्हारा एक तो ईयर एंड में तुम्हारा एक सैलवेज वैल्यू है, सैलवेज वैल्यू तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो ईयर एंड में, वो ईयर एंड का है, ये पीवी ना 10 ईयर का है, 10वें साल का जो है, तो उसको तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर इनिशियल आउटफ्लो कितना है, 3,50,000, तो आउटफ्लो फिर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो नील था, तो 1,00,000 का तुम्हारा बेनिफिट कहाँ गया, टैक्स का बेनिफिट। और भले ही सैलवेज वैल्यू तो नील था, तो ईयर एंड में तो उसका बेनिफिट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो 1,00,000 का तुम्हारा 1,00,000 तुम्हारा फ़ायदा हो गया, तो तुम्हारा टैक्स बेनिफिट होना चाहिए। टैक्स बेनिफिट मतलब कि टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स देना पड़ेगा तुमको, बेनिफिट हुआ है तो मतलब तुमको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इनफ्लो में आउटफ्लो में ऐड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स लिखा है। मैंने समझाया नहीं किया कि ब्लॉक ऑफ द एसेट्स लगाओगे कैसे। तो मतलब कि पहले तो तुमको ओल्ड मशीन का तुमको निकालना होगा जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है। तो मान लो कि वो तो फुली डेप्रिसिएटेड था, तो मान लो कि उसका तो डब्ल्यूडीवी नील था। फिर उसके बाद जो न्यू मशीन कितने में ऐड हुई, 4,50,000 में, सोल्ड कितने फिर 1,00,000, 3,50,000, और यही इंक्रीमेंटल डेप है, तो इसी पे लगाओगे 3,50,000 पे 7.5% लगाते जाओगे। लेकिन अब आ रहा है 23, तो 23 में देखो क्या हो रहा है, कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है एंड में, तो ओल्ड का तो कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है। एंड करेंट मार्केट वैल्यू 2,00,000, पर्पस टू परचेज ए न्यू मॉडल, मतलब कंपनी 2,00,000 ऑफर्स कर रही है, तो तुम्हारा जो उसकी कॉस्ट है उसमें से 2,00,000, मतलब जो न्यू मशीन की कॉस्ट है 10,00,000, 10,00,000 में से 2,00,000 माइनस कर दोगे, 8,00,000 आ गया। उसके बाद से सैलवेज वैल्यू इसकी कितनी है, इसकी सैलवेज वैल्यू 40,000 है, तो ये यहाँ पे 40,000 आ गया। अब पहले ये इतना आउटपुट देता था, अब 75,000 दे रहा है, मतलब कि 45,000 से तुम्हारा बढ़ गया तो 15, और सेलिंग प्राइस तो उतनी ही रहे, ठीक है था, मतलब 45,000 तो 15 हो गया। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मतलब उतना ही था, तो इंक्रीमेंटल भी उतना ही रहे, मतलब 45,000 इंटू 4 कर दोगे, 45,000 मतलब मटेरियल कॉस्ट उतनी है, लेबर कॉस्ट 40 थी अब 70 हो गई, मतलब 30 और बढ़ गई। तो मतलब कि वो तो लेबर कॉस्ट पर आवर पे, तो 3,000 आवर इंटू 30 कर दोगे। और क्या है, और इनडायरेक्ट जो कैश है वो 15,000 से बढ़ गया, तो इंक्रीमेंटल तो ये माइनस हो जाएगा, तो ईपीआईटी तुम्हारा इतना आ जाएगा। अब तुमको क्या है, जैसे कि तुमको यहाँ पे क्या आता है, सेवरल मशीन है और ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले देखोगे कि ओल्ड मशीन की डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई है, 3,30,000 है, और ये 5 साल मतलब 3 साल अभी बीता है, तो 3,30,000 को उससे करोगे, और डेप्रिसिएशन कितना है, 20% है, तो मैं बता रहा हूँ 3,30,000 इंटू 3,30,000 इंटू 20%,
पहले तो 66,000 66,000, फिर इसको माइनस इक्वल टू करके फिर 20% लगा दो, 52,800, फिर माइनस इक्वल टू करके 20%, फोर्थ। तो इतना WDV आया। तो इसको WDV को यहाँ पे लिखो, इस WDV को। फिर न्यू कितना है, न्यू 10 लाख का है। ओल्ड कितने में, ओल्ड मशीन कितने में ले रहा है वो, 2 लाख में ले रहा है। तो ये हो गया। और देखो इंक्रीमेंटल, यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो, डायरेक्ट इसको मत लेना क्योंकि तुमको इंक्रीमेंटल चाहिए ना। तो 8 लाख पे अब डेप्रिसिएशन तुम कैलकुलेट करोगे तो उस पर तुमको ऑटोमेटिक टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो ये 8 लाख पे तुम टैक्स डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से जैसे ये EBIT है। अब ये EBIT तो सबके लिए सेम होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन सबके लिए सेम नहीं है, इसीलिए 1 2 3 4 अलग अलग कर रहे हो, बाकी सब सेम है, सेम एज 23 कॉन्सेप्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन का बोल रहा है कि व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। तो ये तुमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि EANPV वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो EANPV वाला कब लगाते हैं, जब ना इंफॉर्मेशन भी उसी के हिसाब से दी रहे, तब लगाते हैं। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दी हुई है। ये बोल रहा है ए कंपनी करंटली पे नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं दे रही है, और रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000 नाउ, अभी बेचोगे तो 90,000 मिलेगा, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 लगेगा एट एवरी ईयर फॉर 8 ईयर, 10,000 लगेगा 8 साल तक। लिख रहा है इसी साल नहीं लगेगा, 8 साल तक लगेगा। मतलब कि ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 10,000 लग रही है, 8 साल तक लगेगा, 20 भाई 8 साल तक लगेगा। एट द एंड ऑफ द 8 ईयर इट विल बी हैव सैल्वेज वैल्यू ऑफ द 20,000। एट द एंड ऑफ द 8 ईयर, तो मतलब कि सैल्वेज वैल्यू उसकी क्या है, 20,000 है। तो मतलब कि अगर अभी उसकी बात क्या कर रहा है, मतलब 90,000 की अभी को कॉस्ट है, 10,000 तक वो क्या होता है 8 ईयर तक। तो मतलब 8 ईयर तक एन्युटी फैक्टर लोगे करके, डायरेक्ट करके उसमें जोड़ दोगे, ये कॉस्ट हो गया। सैलरी वैल्यू तो तुम्हारा एक तरीके से इनकम होती है, तो 10-20,000 बोल रहा था, तो उसका भी एन्युटी लेकर के एट द एंड ऑफ द 8 ईयर 20 साल में। तो अभी 20,000 है, तो अभी तो आने वाला है ना 8 साल, तो उसका तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे, मतलब तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर के करोगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे तुम मिस्टेक कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो निकल जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो निकल जाएगा तो ये EANPV। तो देखिए यहाँ पे EANPV ही बोल रहा था, तो सॉरी यहाँ पे EANPV ही कैलकुलेट कर रहा है एक तरीके से। यहाँ पे एक तरीके से वो EANPV कैलकुलेट किया है पहले में। तो 28,600 इमीडिएट किया है, तो अभी बेचोगे तो आउटफ्लो होगा इतना, सैलवेज वैल्यू 40,000 है। ये एनुअल कॉस्ट अभी बेचोगे तो 28,600 लगेगी, और उसकी सैलवेज वैल्यू अभी प्रेजेंट में कितनी है, 40,000 है। वो तो बोल रहा था एट द एंड ऑफ द 8 ईयर, तभी ना तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाए हो। तो ये फिर रिप्लेस इन 1 ईयर, अगर 1 साल बाद रिप्लेस करोगे तो उतनी कॉस्ट तो दोगे, प्लस 1 ईयर का तुमको यहाँ से मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और प्लस 25,000 सैलवेज वैल्यू देखना इनकम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, और ये 28,600 भी कॉस्ट है, क्योंकि ये इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट है। देखो सैलवेज वैल्यू तो हर ईयर का एंड कर लेगा, लेकिन मेंटेनेंस ईयर ना आता जाएगा, मतलब आएगा ही आएगा, सब में आएगा, मतलब 10,000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा। तो इसको एक तरीके से याद कर लेना कि मेंटेनेंस कॉस्ट तो आता रहेगा, मतलब ज़ीरो में तो था नहीं,